वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजय राजपूत एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए बहुत खुशी का पल है क्योंकि एमजी कोचिंग आपके लिए ला रही है आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज। ये आईएमपी क्वेश्चंस किस परीक्षा के हैं? तो ये आईएमपी क्वेश्चंस है पीएटी परीक्षा, पीएटी एग्जाम के ये आईएमपी क्वेश्चंस है। आखिरकार ये आईएमपी क्वेश्चंस किस तरह से किस बेस पर बनाए गए हैं? ये जो आईएमपी क्वेश्चंस है ये एमजी कोचिंग की फैकल्टी का कठिन परिश्रम है जिसके द्वारा इन प्रश्नों को तैयार किया गया है। ये वो प्रश्न है जो विद्यार्थी जिनका चयन सुनिश्चित नहीं था, इन प्रश्नों के हल करने से उनका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जिनका चयन तो सुनिश्चित था लेकिन रैंक सुनिश्चित नहीं थी, अरे इन प्रश्नों को वो हल करते हैं तो उनकी रैंक सुनिश्चित हो जाएगी, वो टॉप 10 में आ जाएंगे। कि आखिरकार ये किस आधार पर प्रश्नों को तैयार किया गया है? ये आईएमपी प्रश्न का आधार क्या है? तो इन आईएमपी प्रश्न का मुख्य आधार है विगत वर्ष जो पीएटी में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का फैकल्टी ने अवलोकन किया है। उन प्रश्नों का फैकल्टी टीम ने अवलोकन किया है और उन ही प्रश्नों से ऐसी कंसेप्ट को निकाल कर बाहर लेकर आए हैं जो कंसेप्ट सीधी सीधी कहाँ आने वाली है पीएटी परीक्षा में। तो ये जो प्रश्न आप यहाँ देखोगे, ये प्रश्न में वैसे के वैसे प्रश्न पीएटी परीक्षा में आएंगे या उससे संबंधित वो कंसेप्ट पीएटी की परीक्षा में आएगी जिससे आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकोगे। मतलब अगर ये प्रश्न आप करते हो हल आईएमपी क्वेश्चन सीरीज के, या वैसे के वैसे उठ के परीक्षा में ये प्रश्न आ जाएंगे। अगर ये प्रश्न नहीं भी आए तो इनसे संबंधित वो कंसेप्ट आएगी आपकी पीएटी परीक्षा में। मतलब अगर आपने ये प्रश्न की कंसेप्ट यहाँ से हल कर ली, समझ ली, तो उस कंसेप्ट के बेसिस पर आप पीएटी के प्रश्नों का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। मतलब टोटल मिला के आपका फायदा इस आईएमपी टेस्ट सीरीज से होने वाला है। ये आईएमपी टेस्ट सीरीज जो है ये पूरे के पूरे हर एक सब्जेक्ट का निचोड़ है। जैसे आपने सुना होगा कि औषधीय पौधा होता है, उस औषधीय पौधे से औषधि प्राप्त की जाती है और औषधि खाने से जो व्यक्ति बीमार है वो स्वस्थ हो जाता है। तो क्या हम उस औषधीय पौधे को सीधा का सीधा खा जाते हैं? नहीं, उस पौधे से हम निचोड़ कर रस तैयार करते हैं और वो जो रस होता है वो मात्रा में कम होता है, आसानी से उसको हम क्या कर सकते हैं, रस को पी जाते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। उसी तरह हर एक सब्जेक्ट में हमने इस आईएमपी क्वेश्चंस नामक रस को तैयार किया है। पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ किसमें आया है? इन आईएमपी प्रश्नों में आया है। और अगर आप ये आईएमपी प्रश्न रूपी रस का अगर सेवन करते हैं तो इस परीक्षा में आपका जो चयन है वो सुनिश्चित है, 100% है। और जो जिसका चयन था उसका रैंक आना 100% सुनिश्चित हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं इन प्रश्नों को कि आखिरकार ये प्रश्न है कैसे। तो हम उन प्रश्नों को यहाँ से समझते हैं, आईएमपी टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को। यहाँ चैप्टर वाइज हमने तैयार किए हैं, हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज इन प्रश्नों को हमने तैयार किया है। आखिरकार ये प्रश्न है कैसे, इन आईएमपी प्रश्नों को अब हम यहाँ समझते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है प्रश्न बायोलॉजी का। हम बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो बायोलॉजी का सबसे पहला प्रश्न है जो कि सेल बायोलॉजी चैप्टर से लिया गया है। गाल्जी सम्मिश्रण किसमें भाग लेता है? The Golgi complex participates in। तो जो गाल्जी एक कोशिकांग है वो किस में भाग लेता है, क्या कार्य करता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ के। अमीनो अम्ल के सक्रियण में, अमीनो अम्ल को सक्रिय करके प्रोटीन संश्लेषण में नहीं। जीवाणुओं में श्वसन से संबंधित गाल्जी कार्य है ही नहीं। स्त्रावी पुटिकाओं के बनने में और वसा अम्ल के अपघटन में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है स्त्रावी पुटिकाओं के बनने में। इसका सही उत्तर क्या है? स्त्रावी पुटिकाओं के बनने में। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स। हम जानते हैं कि गाल्जी काय का मुख्य कार्य है पैकेजिंग करना, पैकेट्स बनाना। छोटी छोटी थैलियों में पदार्थों को बंद करके वो पैकेट्स को क्या करती है, स्त्रावित करती है। और ये पैकेट्स को ही हिंदी में पुटिकाएं कहा जाता है, अंग्रेजी में उनको वेसिकल्स कहा जाता है। तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड को सक्रिय करना नहीं।
रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया श्वसन से संबंधित है ही नहीं जीवाणु में। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, ये सही उत्तर है। पुटिकाओं का निर्माण करना, छोटी छोटी थैलियों में पदार्थों को बंद करना और उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना ही मुख्य कार्य गाल्जी कॉम्प्लेक्स गाल्जी सम्मिश्रण का है। फैटी एसिड ब्रेकडाउन, वसीय अम्ल को तोड़ना नहीं, लिपिड का संश्लेषण जो है वो SER करती है। ये वसीय अम्ल का तोड़ने का काम इसका नहीं है, तो एंजाइम्स का काम मतलब लाइसोसोम का कार्य। तो चारों ऑप्शन में सबसे सही उत्तर क्या है? स्त्रावी पुटिकाओं के बनने में या फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। तो ये पहला प्रश्न हमने यहाँ से हल किया है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, बायोलॉजी का। दूसरा प्रश्न है यहाँ से, न्यूक्लियर या केंद्रीय आवरण व्युत्पन्न होता है। हम जानते हैं कि जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक। और इस केंद्रक की झिल्ली को ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर या केंद्रीय आवरण, न्यूक्लियर एनवेलप। केंद्रक की झिल्ली को नाम क्या दिया है? न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ। न्यूक्लियर या केंद्रीय आवरण व्युत्पन्न होता है, किससे बना होता है? ये न्यूक्लियर एनवेलप किससे बना होता है? न्यूक्लियर एनवेलप इज मेड अप ऑफ, या न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ। न्यूक्लियर केंद्रीय आवरण व्युत्पन्न होता है, किससे बना होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ का एक। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप बना होता है क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर इस केंद्र की बाह्य झिल्ली से जुड़ी होती है ER, और हम जानते हैं ये केंद्र कला भी जो है, न्यूक्लियर एनवेलप भी जो है, ये एक इकाई झिल्ली है, यूनिट मेम्ब्रेन है। और इकाई झिल्ली यूनिट मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड, और प्रोटीन और लिपिड दोनों का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ER पर। तो अब यहाँ से उत्तर हम चुनते हैं। चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। गाल्जी संमिश्रण की झिल्ली से, मेम्ब्रेन ऑफ गाल्जी कॉम्प्लेक्स से, सूक्ष्म नलिकाओं से, माइक्रोट्यूब्यूल से, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका से। तो इसका करेक्ट आंसर है, एक बात तो हमारी समझ में आ ही गई थी कि इसका निर्माण कौन करेगा? ER। निर्माण कौन करेगा? ER। ये दोनों ER है, ये SER और ये RER। पर ज्यादा मात्रा में हम जानते हैं प्रोटीन होता है, और वो निर्मित कहाँ होता है? RER पर। तो इस न्यूक्लियर एनवेलप का निर्माण इन दोनों में SER और RER में सही उत्तर क्या होगा? RER। रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी नहीं, स्मूथ नहीं, कौन सी रहेगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका ही इसका क्या है? सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? रुक्ष या अंतःप्रद्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका क्या है? सही उत्तर है। ये हमने दूसरा प्रश्न जिसको हल किया है। अब यहां से चलते हम तीसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित जंतु कोशिकाओं में से कौन कोशिक अनुवांशिक कल यंत्र सम्मिलित करते हैं? Which of the following animal cell organelles contain genetic machinery? अनुवांशिक पदार्थ किस कोशिकांग के अंदर उपस्थित होता है? ये प्रश्न का मीनिंग है यहाँ के। ऐसा कौन सा कोशिकांग है? Which of the following cell organelle contain genetic material? ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है? तो हम चेक कर लेते चारों में किसमें अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। बहुत आसान सा प्रश्न है। लाइसोसोम, लाइसोसोम नहीं, लाइसोसोम में कोई अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स में भी कोई अनुवांशिक पदार्थ नहीं। राइबोसोम में भी कोई अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। राइबोसोम में इकाई झिल्ली भी नहीं होती है। यूनिट मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है राइबोसोम में। तो करेक्ट आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हम जानते हैं डबल स्टैंडर्ड वृत्ताकार DNA, एकल
डबल स्टैंडर्ड वृत्ताकार डीएनए, सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। वो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है और वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। और यहाँ उत्तर में क्या आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुणसूत्र संबंधित होते हैं। क्रोमोसोम्स आर रिलेटेड विथ। गुणसूत्र जो बना होता है डीएनए धन हिस्टोन प्रोटीन का। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये किससे रिलेट करते हैं, क्या काम करते हैं? काम पूछा है, कार्य पूछा है, वर्क पूछा है। तो सबसे पहला यहाँ पर वर्क निकल के आ रहा है श्वसन, रेस्पिरेशन। तो श्वसन या रेस्पिरेशन करना, इसमें कोई हेल्प नहीं करते, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है हेल्प। दूसरा ऑप्शन है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। प्रजनन में कभी भी गुणसूत्र भाग नहीं लेते। आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करने में ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरियर, यही क्या है इसका करेक्ट आंसर। चौथा ऑप्शन है पाचन में या डाइजेशन में, भोजन के पाचन में गुणसूत्र सहायता नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरियर। तो मैंने आपको बताया भी कि जो आनुवांशिक लक्षण है, जेनेटिक कैरेक्टर है, वो बिल्कुल पैसेंजर की तरह है, यात्री की तरह है। और उस पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली बस होती है जिसे व्हीकल कहते हैं। यहाँ पर वो बस जैसा कौन होता है? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं और जेनेटिक कैरेक्टर को क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? स्थानांतरित करता है। इट ट्रांसफर, क्रोमोसोम ट्रांसफर जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसी कारण इसे कहा जाता है हेरिडिटरी कैरियर, आनुवांशिकी वाहक भी कहा जाता है किसको? क्रोमोसोम को, गुणसूत्र को। तो आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से कहां ले जाता है? दूसरी पीढ़ी में। ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरियर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये इसका फंक्शन है, कार्य। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। यहां से मैंने ये भी समझाया था आपको जैसा थ्योरेटिकल पोर्शन में कि जैसे हर एक हमारे देवी देवताओं के वाहन होते हैं। गणपति बाबा चूहे पर बैठ के जाते हैं, माँ अम्बा जगदम्बा शेर पर सवारी करती है। तो वो माँ अम्बा जगदम्बा क्या है? अनुवांशिक लक्षण। और वो जो शेर है जिस पर सवारी करके जा रही है, शेर जो ले जा रहा है एक जगह दूसरी जगह, उसके समान यहाँ कौन है? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। तो जेनेटिक कैरेक्टर अम्बा जगदम्बा की तरह है और उस शेर या लायन की तरह जो है वो कौन है? क्रोमोसोम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वे अंगक जो अंतःझिल्ली तंत्र नहीं बनाते हैं, the cell organelles that do not form the endomembrane system are, ऐसे कोशिकांग हमको जो अंतःझिल्ली तंत्र से संबंधित नहीं है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से संबंधित नहीं है। एंडोमेम्ब्रेन क्या है? अंतःझिल्ली तंत्र का मतलब है एक झिल्ली से कई सारी झिल्लियों का निर्माण होना और वो झिल्लियां ही कोशिकांगों का क्या लेती है? रूप। जैसे एक परिवार के सदस्य, दादा दादी, पति पत्नी और उनके बच्चे, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य हैं। वैसे ही एक ही झिल्ली से कई सारी झिल्लियों का निर्माण होता है और वो झिल्लियां कोशिकांगों में परिवर्तित होती है और वो अंतःझिल्ली तंत्र के 4 सदस्य हैं। इसमें नहीं है ये बताना है। तो 4 सदस्य जो है यहाँ पर वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःझिल्ली तंत्र का। इससे बनती है गाल्जी काय, हम पढ़ चुके, और गाल्जी काय से ही बनते हैं वैक्यूल्स या रिक्तिका। मतलब ये तीनों सदस्य, उसी के चौथा सदस्य है लाइसोसोम, ये 4 ही सदस्य है अंतःझिल्ली तंत्र के। ईआर से गाल्जी कॉम्प्लेक्स से वेसिकल या रिक्तिका तथा इनसे ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। ये सब झिल्ली तंत्र के सदस्य है। कौन नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या है? सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, और हरित लवक जो है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक किसके सदस्य नहीं है? तो
तो वो किसके सदस्य नहीं है? अंतर्झिल्ली तंत्र के सदस्य नहीं है, ये भी ध्यान रखना आप। इसका सही उत्तर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्रण को कहते हैं। The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called। हम जानते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम और दूसरा ये होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस फर्स्ट में जाइगोटिन स्टेज में, मियोसिस फर्स्ट के जाइगोटिन स्टेज में जब होमोलोगस क्रोमोसोम में सिनेप्सिस होती है, पेयरिंग होती है, युग्मन होता है, जब उनमें आकर्षण या अट्रैक्शन पैदा होता है, ये दो गुणसूत्र पास पास आ जाते हैं और इन क्रोमोसोम के इस पूरे पेयर को कहा जाता है बाइवेलेंट या युगल। क्या नाम दिया गया है इसे? बाइवेलेंट या युगल। इक्वेटोरियल प्लेट तो वो जगह है जहां पर वो गुणसूत्र जमा होते हैं, काइनेटोकोर वो स्थान है जहां तर्कु तंतु जुड़े होते हैं, और एक्सोनिम सेंट्रियोल्स का भाग होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? बाइवेलेंट युगल। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट। बाइवेलेंट युगल मतलब दो गुणसूत्र पास पास जुड़े हैं, जोड़ी है। ये जोड़ी को हम हिंदी में युगल और अंग्रेजी में बाइवेलेंट कहते हैं। दो लोग हैं। इसका सही उत्तर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? युगल या बाइवेलेंट। ये जाइगोटिन का कैरेक्टर है। ये जो बड़ा इसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये भी फेमस प्रश्न है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ से बनता है, बाइवेलेंट या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रवस्था में आरंभ होता है? जो युग्म में गुणसूत्र होते हैं उनका पृथक्करण अलग अलग होना किस अवस्था का लक्षण है? तो पृथक पृथक होना किस अवस्था का लक्षण है? तो वो अवस्था है जिसमें गुणसूत्र अलग होते हैं। तो पेयरिंग तो होती जाइगोटिन में, जाइगोटिन में समजात गुणसूत्र पास पास आते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं, पर वो अलग अलग किस अवस्था में होते हैं? प्रतिकर्षण, पेकाइटिन के बाद डिप्लोटिन अवस्था में प्रतिकर्षण होता है, उनमें रिपल्सन स्टार्ट होता है और गुणसूत्र अलग अलग होने लगते हैं, और वो स्टेज होती है द्विपट या डिप्लोटिन। तो जाइगोटिन में, लेप्टोटिन के बाद जाइगोटिन में पेयरिंग हुई, पेकाइटिन में उनका क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स या क्रॉसिंग ओवर, और डिप्लोटिन में वो क्या होते हैं? सेपरेट। और डाइकाइनेसिस में सारे गुणसूत्र जो है वो स्पष्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स आर मोर क्लियर इन डाइकाइनेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डिप्लोटिन। युग्मित समजात गुणसूत्र का पृथक्करण किस प्रावस्था में आरंभ होता है? डिप्लोटिन में, और अंत कहाँ होता है? डाइकाइनेसिस में। तो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा? वो सही उत्तर है डिप्लोटिन या द्विपट जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें यहां से हम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में आवश्यक है? द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस? मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में रिकॉम्बिनेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है? ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है, ये हम बात तो समझ में आ गई कि रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया से संबंधित है, और हम जानते हैं हमने क्रॉसिंग ओवर का ही दूसरा नाम क्या दिया है? रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसको कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर, और उसी में इसकी आवश्यकता पड़ती है। और हम जानते हैं क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? वो है पेकाइटिन अवस्था। तो करेक्ट आंसर क्या है? पेकाइटिन अवस्था। पेकाइटिन अवस्था में क्या होती है? क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर होगी मतलब जीन रिकॉम्बिनेशन, और जीन रिकॉम्बिनेशन में ही किसकी आवश्यकता पड़ती है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम की। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम की आवश्यकता किस अवस्था में पड़ती है? तो वो अवस्था है पेकाइटिन। पेकाइटिन में ही इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं यहां से, जीवाणुविक कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका,
प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल तो प्रेजेंट है, लेकिन वहां पर सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो बनी होती है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, ट्यूटिन, सुबेरिन, लिग्निन, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टाइड, ये यूकैरियोटिक कोशिका में बनी होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ से पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन से क्या बनी होती है? बैक्टीरिया या जीवाणु की कोशिका भित्ति। जबकि पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, ट्यूटिन, सुबेरिन, लिग्निन, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टाइड्स। तो पेप्टिडोग्लाइकेन इसका क्या होगा? सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं यहां से। जीवाणु में सूत्र कणिका का कार्य कौन निभाता है? Which structure perform the function of mitochondria in bacteria? हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो श्वसन का मुख्य अंगक है या मेन सेल ऑर्गेनेल फॉर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन या श्वसन का मुख्य कोशिकांग कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन, मुख्य कार्य है श्वसन, जिसमें ये ऊर्जा उत्पन्न करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो हम जानते हैं बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंडेड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, इकाई झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गाल्जी काय, लाइसोसोम, ये सब कोशिकांग अनुपस्थित है प्रोकैरियोटिक सेल। और बैक्टीरिया या जीवाणु प्रोकैरियोटिक सेल है, तो फिर श्वसन कहाँ होगा इनमें? न्यूक्लियोइड, इनके अनुवांशिक पदार्थ या केंद्रक को न्यूक्लियोइड कहा था, इसमें नहीं होगा। केंद्र काव्य में नहीं होगा। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये कार्य नहीं होता श्वसन, तो राइबोसोम भी गलत उत्तर है। सेल वॉल कोशिका भित्ति इस श्वसन से संबंधित नहीं है। मीजोसोम, मध्यकाय या मीजोसोम, हमने पढ़ा है कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ फोल्ड होके, कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ फोल्ड होके ऐसे पाउच जैसी संरचना बनाती, जिसे मीजोसोम कहा जाता है, जिसमें श्वसन के एंजाइम भरे होते हैं। तो मीजोसोम मध्यकाय ही बैक्टीरिया में बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। तो सही उत्तर क्या है? मीजोसोम इसका। अगले प्रश्न की तरफ चले हम। कोशिका वृद्धि के दौरान कोशिका की वृद्धि हो रही, मतलब कोशिका का क्या बढ़ रहा है? आकार। कोशिका का क्या बढ़ रहा है? आकार। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? बहुत ही फेमस शब्द है कि जब कोशिका की वृद्धि होती है, मतलब सीधी सी बात है, अंतरावस्था है, इंटरफेज है। अंतरावस्था इंटरफेज में 3 फेज है, G1, एज और G2। कोशिका की वृद्धि हो रही है, सेल ग्रोथ हो रही है, उस समय डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, डीएनए का निर्माण कहाँ, किस अवस्था में होता है? तो ये इंटरफेज अंतरावस्था में G1, एस, G2 में हम जानते हैं डीएनए का द्विगुणन कहाँ होता है? एस फेज में। तो G1, G2, एम, और इसमें से सही उत्तर क्या है? एस प्रावस्था। एस फेज ही है जिसमें डीएनए का द्विगुणन, मतलब डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, डीएनए का निर्माण हो रहा है कोशिका वृद्धि के दौरान। तो डीएनए का द्विगुणन या डीएनए का जो निर्माण होता है किस अवस्था में होता है? इस अवस्था में। याद रखना है, बहुत फेमस प्रश्न है। लैंग्वेज बदल गई है प्रश्न की, ये प्रश्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसकी लैंग्वेज बदल गई है। कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल की गुणसूत्र से संलग्नता का वास्तविक स्थल होता है, ये भी बहुत फेमस प्रश्न है। The actual site of attachment of spindle to the chromosome during the cell division is, कहाँ गुणसूत्र से वो स्पिंडल तर्कतंतु जुड़े होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू व्हिच पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, किस भाग से जुड़े हैं? तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा क्रोमोसोम को समझ लेते हैं, चित्र को। ये गुणसूत्र, ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, और इसमें यहाँ बीच में होता है इस तरह से डिस्क नुमा संरचना।
इस डिस्क नुमा संरचना से जुड़े होते हैं तरकुतंतु। ये है स्पिंडल फाइबर तरकुतंतु, और ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है काइनेटोकोर। और इस पोर्शन को, दबे हुए पोर्शन को कहा जाता है सेंट्रोमियर। तो ध्यान रखना है, जब प्रश्न में पूछा जाए कि स्पिंडल फाइबर्स तरकुतंतु किससे जुड़े हैं, काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर दोनों अगर ऑप्शन में हो तो आपको सही उत्तर क्या लगाना है, काइनेटोकोर। अगर काइनेटोकोर ऑप्शन में नहीं हो तो क्या लगाना है, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर से जुड़े होते, अगर वो नहीं है तो फिर उत्तर सही क्या है, काइनेटोकोर। तो इसका सही उत्तर गुणसूत्र की टिप से नहीं, यहाँ सही उत्तर गुणसूत्र की टिप से नहीं, टिप ऑफ क्रोमोसोम नहीं, काइनेटोकोर यह सही उत्तर है। द्वितीयक संकीर्ण और प्राथमिक संकीर्ण भी नहीं होंगे। प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन फर्स्ट और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेकेंड नहीं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है प्राथमिक संकीर्ण और उससे जुड़े होते हैं, प्राथमिक संकीर्ण को ही सेंट्रोमियर कहा है। लेकिन यहाँ सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्ण और काइनेटोकोर ऑप्शन है, तो फिर सही उत्तर क्या आएगा, काइनेटोकोर। ध्यान रखना है, काइनेटोकोर दिया, प्राथमिक संकीर्ण या सेंट्रोमियर तो यहाँ दिया ही नहीं ऑप्शन में, पर अगर वो भी होता तो भी सही उत्तर क्या आता, काइनेटोकोर। अगर काइनेटोकोर नहीं होता और प्राथमिक संकीर्ण होता, सही उत्तर क्या आता, प्राथमिक संकीर्ण या सेंट्रोमियर। ये उत्तर हो गया इसका। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। ये बहुत फेमस प्रश्न है। लाइसोसोम्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, लाइसोसोम किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम का निर्माण नहीं करता। ल्यूकोप्लास्ट भी, ये तो ल्यूकोप्लास्ट जो है लवक है, ये भी निर्माण नहीं करता। ईआर भी निर्माण करता है और गाल्जी काय भी निर्माण करता, हमने पढ़ा है सर। अब दोनों उत्तर सही, फिर सही ज्यादा कौन सा है? तो फिर ज्यादा सही उत्तर आपको लगाना है गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी, क्योंकि यही वेसिकल थैलियां बनाती है और थैलियों में अगर एंजाइम भर गए तो उन्हें क्या कहा है, लाइसोसोम। तो ये प्रश्न इसलिए डाला गया है यहाँ पर ताकि आपको इन दोनों में से अगर चूज करना हो तो सही उत्तर क्या चूज करोगे आप, गाल्जी काय। गाल्जी सम्मिश्रण या गाल्जी बॉडीज जो है इसका सही उत्तर होगा। तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गाल्जी बॉडीज या गाल्जी काय निर्मित करते हैं। अगला प्रश्न यहां से, निम्नलिखित युग्मकों में से सही सम्मेलन को चुनिए। सही को चुनना है आपको। चिकनी ईआर, स्मूथ ईआर, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ना नहीं। स्मूथ ईआर, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, चिकनी ईआर लिपिड का संश्लेषण करती है, एस ईआर लिपिड का संश्लेषण करती है। बात तो सही लग रही, ये तो गलत है। रब ईआर, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन नहीं, ये प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित होती है। खुरदुरी ईआर ग्लाइकोजन का संश्लेषण करती है, नहीं। खुरदुरी ईआर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड भी नहीं करती है। इसका सही उत्तर क्या है यहाँ से, स्मूथ ईआर या चिकनी ईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड का स्वयं संश्लेषण कौन करती है, एसईआर, मैंने पढ़ा है। और आरईआर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। तो इसका सही उत्तर है चिकनी ईआर लिपिड का संश्लेषण, स्मूथ ईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। अगला और आखिरी प्रश्न यहां से देख रहे हैं आप। प्रोटीन संश्लेषण निम्न में होता है। हम ये तो जानते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन, तो हम जानते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए प्रोटीन की फैक्ट्री हम बोलते हैं राइबोसोम को। पर यहाँ गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, गाल्जी काय, सूत्रकणिका, कोशिका द्रव्य, नाभिक, इनमें से कौन सही उत्तर है? तो यार राइबोसोम तो उत्तर ही नहीं दिया। तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगी? तो कहाँ होगी? कोशिका द्रव्य में। गाल्जी बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं करता, न्यूक्लियस भी नहीं करता, होती है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम फैक्ट्री पर। तो राइबोसोम उत्तर नहीं दिया, तो सही उत्तर क्या है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। राइबोसोम सही उत्तर होता तो राइबोसोम लगाते, वो नहीं है, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन संश्लेषण होता है।
तो सही उत्तर क्या है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। ये 15 प्रश्न थे, हमने एक चैप्टर यहाँ से क्या कर लिया है, कंप्लीट। हम 1 बाय 1 करके चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, यहाँ आएंगे और इन चैप्टर्स को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक करके हम सारे चैप्टर्स के आईएमपी प्रश्न निकाल रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इन प्रश्नों की मदद से आप पीएटी में अच्छे से अच्छा स्कोर स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू सभी को।